Hello friends, today I will discuss a topic ethics in public administration. This is very important topic of paper 4 UPSC civil services examinations, mains examination. So, we will discuss various small topics under this major topic ethics in public administration. Every year one question is being asked from this topic. So, first of all I will discuss the meaning of ethics in public administration. So, I have already discussed the definition of ethics. I have told you that ethics are norms, rules and regulations. एथिक्स नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं. दिस रूल्स, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर अ पर्टिकुलर सोसाइटी. किसी सोसाइटी के लिए, एक विशेष सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं. मैंने यह भी डिस्कस किया था कि ये नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस जिन्हें हम एथिक्स कह सकते हैं. एथिक्स एक्चुअली, ethics is not directly, we cannot say directly these are norms, rules and regulation. Actually we study norms, rules and regulations under the subject ethics. So synonymously इसे यूज़ किया जाता है norms के तौर पर, rules के तौर पर. वास्तव में ethics norms और rules regulations कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं उसकी स्टडी है. तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ethics का जो पर्पज़ होता है that is happiness. हैप्पीनेस को बढ़ाना, और आई कैन से दैट टू इंक्रीज गुड इन द सोसाइटी. सोसाइटी में गुड को इंक्रीज करना है और बैड को कम करना है. तो कुल मिलाकर वी वांट टू मेक अ प्रॉस्पेरस सोसाइटी. दैट सोसाइटी में बी ए कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल, और दिस सोसाइटी में बी स्पेसिफिकली ग्रुप ऑफ स्पेशल पीपल. स्पेशल पीपल की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ पब्लिक सर्वेंट्स की. पब्लिक सर्वेंट्स का भी एक ग्रुप होता है. पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, ये दोनों टर्म्स में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है. इसे हम अभी नहीं समझेंगे, यहाँ इसका स्कोप नहीं है. आई विल एक्सप्लेन, एलेबोरेट दीज टू टर्म्स इन माई नेक्स्ट क्लास. सो हियर आई विल एम्फेसाइज on ethics for the public servants और civil servants. पब्लिक सर्वेंट्स और सिविल सर्वेंट्स के लिए एथिक्स क्या होने चाहिए, नॉर्म्स क्या होने चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशंस क्या होने चाहिए. अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी रूल्स रेगुलेशंस की? फॉर डिटर्मिनिंग गुड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करते हैं. एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसीज़ का जो एग्जीक्यूशन है उनका काम करते हैं. अब मैं आई विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज विदाउट डिस्कसिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वी डील विद दिस टॉपिक एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. पब्लिक मीन्स रिसोर्सेज रिलेटेड टू पब्लिक और कॉमन पीपल. These public servants and civil servants are the trustees of these public resources or public goods, and the administration which is involved in the distribution of these public goods is known as public administration. तो सिंपल लैंग्वेज ये है. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो पब्लिक गुड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरह से होगा, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी. दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय पब्लिक सर्वेंट्स और सिविल सर्वेंट्स. अब मैं बात करूं कि यहां पर जरूरत क्यों पड़ी एथिक्स की पब्लिक सर्वेंट्स में. तो दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वेरी रिसेंट टॉपिक, इट इज वेरी ओल्ड टॉपिक. एक्चुअली मौर्यन एम्पायर की बात करें तो वहाँ पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था. अगर हम और पीछे ग्रीक सोसाइटी की बात करें, वहाँ पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी ना किसी फॉर्म में हम देख सकते हैं. तो फाइनली वहाँ भी पब्लिक सर्वेंट्स हुआ करते थे. जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे, सोक्रेटिस को पढ़ेंगे या
एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो उन्हें भी काफ़ी बातें कही हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में। तो हम उन्हें नेक्स्ट टॉपिक्स में जब हम वर्च्यू पढ़ेंगे तब भी हम इसे एलेबोरेट करेंगे। तो यहाँ मैं समझाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर किन एथिक्स की बात कर रहे हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये फाइनल है कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनके रिसोर्सेज हैं, पब्लिक रिसोर्सेज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दीज पब्लिक रिसोर्सेज are distributed by these public servants and these public servants are practically, not theoretically, practically very powerful। theoretically ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में जनता का शासन है, जनता का शासन है मतलब कि ये रिसोर्सेज जनता के हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अथॉरिटी ने एक लेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश किया है। वो लेजिटिमेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एलिमेंट्स हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स, ये मेंबर्स हैं उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये रिसोर्सेज आर वेरी प्रेशियस एज वेल एज वेरी स्कार्स, ये काफ़ी कीमती हैं और साथ में ये रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि हम ट्रांसपेरेंसी को एस्टेब्लिश कर सकें, जुडिशियसली इनका यूटिलाइजेशन हो सके, और यह भी देखा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट्स जब इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन हो या फिर करप्शन का भी यह रूप ले सकता है। जैसा कि हम आए दिन देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा डिफरेंट टाइप के करप्शंस किए जाते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन किया जाता है वेल्थ का, पब्लिक रिसोर्सेज का। तो इस मिस एप्रोप्रिएशन को रोकने के लिए सो दैट दिस रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लेजिटिमेट पीपल। अब ये रिसोर्सेज सभी के लिए नहीं है, जिसकी जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी के आधार पर हम इन रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। तो ये एलोकेशन किन रूल्स पर बेस्ड होना चाहिए, रेगुलेशंस पर बेस्ड होना चाहिए, इसके लिए पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है। उन गाइडलाइंस को फॉलो करने का काम है पब्लिक सर्वेंट्स का। तो देयर आर एम्पल स्कोप टू मिसयूज दीज रिसोर्सेज फॉर द सेक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि खुद के स्वहित के लिए पब्लिक सर्वेंट्स इन रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन करें। तो अगर ऐसा होगा तो सोसाइटी में हैप्पीनेस कम होगी, गुडनेस कम होगी, और इस गुडनेस को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए, इस गुडनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें यहाँ पर एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई दिस टॉपिक एथिक्स इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन पॉपुलर इन रिसेंट डेज। अब मैं बात करूँगा कि ये पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं इनको एथिक्स, किस तरह से एथिक्स की आवश्यकता होती है। तो एथिक्स की ज़रूरत इन्हें इसलिए भी पड़ती है कि इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए? कई बार ये गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं होती हैं। देयर मे बी डिफरेंट केसेस in which these guidelines are absent and public servants fall in a dilemma। एक डिलेमा में ये आ जाते हैं या डिलेमा की स्थिति में आ जाते हैं कि हम ऐसी स्थिति में क्या फैसला लें, हमें हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो इसे मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। So now I will discuss the role of ethics in public administration. Why ethics is required in the field of public administration? तो public administration में ethics की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया, codifying ethical norms and practices। जो ethical norms हैं, practices हैं, which should be followed by a public servant, these norms are studied in ethics। ये नॉर्म्स एथिक्स में अध्ययन किया जाता है इनका। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिंग अ फ्रेमवर्क दैट कैन ओवरकम द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने जैसे कि बताया था, दीज रिसोर्सेज आर इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फ्यू पीपल चोजन
chosen one, and these resources can be misutilized or can be utilized for the सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट में इनका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे मैं डिस्कस करूंगा कभी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। सो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए बहुत सारा एथिकल फ्रेमवर्क बनाना होता है। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका मिसयूज़ ना हो, उनको रोकने के लिए। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग अ मैकेनिज्म फॉर इम्पोजिंग द पर्टिनेंट कोड्स। बहुत सारे कोड्स बनाए गए हैं पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट्स। सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हैं। सिमिलर कोड ऑफ कंडक्ट्स आर देयर, you can see in for the public servants of states, for particular states। तो स्टेट सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। तो ये कोड्स क्या होने चाहिए, ये कोड्स बताते हैं कि आइडियल बिहेवियर एक पब्लिक सर्वेंट का क्या होना चाहिए। तो ये कोड्स की स्टडी भी एथिक्स में की जाती है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग रूल्स रिलेटेड टू डिसाइड the qualification and disqualification of a public servant from the public office. Yes, there must be some provisions related to punishments for a civil servant। एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत सारे पनिशमेंट के प्रोविजंस भी होने चाहिए, ताकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट इज अ very punishment is important for moral motivation। rewards and punishments are two important things for moral motivation। तो यहाँ punishment के भी प्रोविज़न किए जाते हैं। तो एथिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डेलिक्वेंट है या वो अपने पावर्स को मिसयूज़ करता है एंड ही एक्ट्स इन सच अ वे दैट मेक हिम और हर अनबिकमिंग ऑफ ए सिविल सर्वेंट, अगर वो अनबिकमिंग होता है सिविल सर्वेंट से, तो उसके लिए बहुत सारे पनिशमेंट्स के प्रोविज़न किए जाते हैं, जिसे डिसिप्लिनरी एक्शंस कहते हैं। तो इनका भी अध्ययन एथिक्स के अंदर किया जाता है। तो ये एथिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रोल है जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस हाउ ethics have evolved in the field of public administration। ethics पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में किस तरह से विकसित हुआ है, इसका विकास कैसे हुआ है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज नॉट अ वेरी रिसेंट सब्जेक्ट। ये मौर्यन एम्पायर के टाइम से भी रहा है, उसके पहले से भी रहा है। और हाँ, ये ज़रूर है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन अभी 19th सेंचुरी से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। इनमें से जो पहली बार जब हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स पर जब फोकस किया जाता है सिस्टमैटिकली, तो वो फोकस किया जाता है वुड्रो विल्सन के द्वारा। 1887 में वुड्रो विल्सन एक बुक लिखते हैं, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन की बुक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दैट बुक वुड्रो विल्सन discusses various aspects of public administration and he discriminates public administration from the field of politics। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, दोनों के काम अलग हैं, बोथ आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि पॉलिटिक्स का अलग फंक्शन है, पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी बनाना एंड रिप्रेजेंटिंग द कॉमन विल ऑफ पीपल। जो आम नागरिक हैं उनके जो कॉमन विल है उसको रिप्रेजेंट करना पॉलिटिक्स का काम है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है उन पॉलिसीज़ को जो डेमोक्रेटिक रेजीम के अंदर बनाई गई हैं उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कराना। तो पॉलिटिक्स का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज पॉलिसी डिसाइड करना, और एडमिनिस्ट्रेटर का काम है उन्हें एग्जीक्यूट करना। वुड्रो विल्सन कहते हैं इसे, ये जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का डिफरेंस है, इसे वुड्रो विल्सन कहते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी।
वुड्रो विल्सन जब ये जो डाइकोटॉमी है, ये डाइकोटॉमी 1887 से वुड्रो विल्सन की जो बुक मैंने आपको बताई थ्योरी ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उससे शुरू होती है और ये 1926 के आसपास तक चलती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं जो डिफरेंट थॉट्स देते हैं इस डाइकोटॉमी को लेकर के, बट ऑल दोज स्कॉलर्स एम्फेसाइज एंड सपोर्ट द डाइकोटॉमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनमें एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं फ्रैंक जे गुडनॉ। He says politics has to do with policies or expression of the state's will, whereas administration is related with the execution of these policies. I have told you earlier. Next, L.D. White also says that politics should not intrude on administration. L.D. White बहुत प्रभावकारी तरीके से कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को या पॉलिटिक्स को किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एंड इट्स वाइस वर्सा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की थ्योरी देते हैं। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशन 2016। टेनेंट्स ऑफ वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी, वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी के टेनेंट्स कौन कौन से हैं वो बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैक्स वेबर भी इस डाइकोटॉमी को सपोर्ट करते हैं और मैक्स वेबर अपने टेनेंट्स देते हैं, जैसे कि पहला ये टेनेंट्स देते हैं करियर ब्यूरोक्रेट्स के बारे में। ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक रेजिम होना चाहिए या जो ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए वो करियर ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए। दे शुड नॉट अडॉप्ट एनी ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन, उन्हें कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं करना चाहिए जबकि वो एक ब्यूरोक्रेट की तरह काम कर रहे हैं। इसी तरह से वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं कि पद सोपान होने चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ हायरार्की होना चाहिए, एंड द प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इस हायरार्की में अगर किसी ब्यूरोक्रेट को ऊपर जाना है तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज होने चाहिए। इसी तरह से वेबर फिक्स्ड सैलरी के बारे में बोलते हैं। ही टॉक्स अबाउट फिक्स्ड सैलरी प्रोविजन फॉर दी करियर ब्यूरोक्रेट्स। करियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए फिक्स्ड सैलरी प्रोविजंस होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे टेनेट्स हैं, बट दिस टेनेट्स आर नॉट अंडर द स्कोप ऑफ आवर सब्जेक्ट एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा यहाँ बताने का ये एवोल्यूशन ये है कि एथिक्स का एवोल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से हुआ है और एथिक्स क्या है। वुड्रो विल्सन की डाइकोटॉमी एथिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एट दैट टाइम, जहां पर ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट तरीके से देखना चाहिए। तो ये वहां पर एक एथिक्स बन जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है और पॉलिटिशियंस को ब्यूरोक्रेट्स के जो फंक्शंस हैं उनमें इंटरफियर नहीं करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937 तक आता है। ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं ही वाज टेलर। टेलर ने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है और टेलर सीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स एज मशीन। वो मशीन की तरह देखते हैं जो जिस पर इनपुट दिया जाए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो दूसरी मशीन्स की तरह है जो हम मशीन्स देखते हैं, मैकेनिकल मशीन्स देखते हैं जिसमें इनपुट दिया जाता है और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो वो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो ये उस समय यह एथिक्स हो जाता है कि इनपुट देंगे, आउटपुट निकलेगा। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस। वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी की जाती है। तो ये वहाँ पर 1950 से 1970 तक ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक एथिकल सब्जेक्ट हो जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1956 से 1970 तक आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज कन्वर्टेड इनटू मैनेजमेंट। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रबंध की तरह देखा जाने लगा। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्हें मैनेजर के तौर पर देखा जाने लगा। उन्हें मैनेजर इसलिए कहते हैं बिकॉज दे वर मैनेजिंग दी पब्लिक रिसोर्सेज। वो पब्लिक रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे थे। आप एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। आप जो भी कंडक्ट रूल्स देखेंगे
सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, ऑल सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स या स्टेट सिविल सर्विसेज के जो भी कंडक्ट रूल्स हैं वो 1964 से 66 के बीच ही फ्रेम किए गए हैं। ये कंडक्ट रूल्स इसलिए फ्रेम किए गए हैं क्योंकि यहां पर इन कंडक्ट रूल्स को इसलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट की तरह देखा जाने लगा और इस मैनेजमेंट को ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत सारे रूल्स की जरूरत पड़ गई जो सिविल सर्वेंट्स के कंडक्ट्स पर, नेगेटिव कंडक्ट्स पर चेक इंपोज कर सकें। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। यस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। फर्स्ट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकंड इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अंडर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एम्फेसिस ऑन वैल्यूज वर गिवन रादर देन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो टेलर ने थ्योरी दी थी अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उस थ्योरी में टेलर बताते हैं कि मशीन की तरह ब्यूरोक्रेट्स को काम करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इनपुट दें तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, इफिशियंसी 100% करने के लिए इनपुट जो दे रहे हैं उसी के रेशियो में हमें आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ पर ये जो आउटपुट की बात है, जो क्वांटिटेटिव आउटपुट की बात है, इसे छोड़कर अब यहाँ पर क्वालिटेटिव आउटपुट की बात की जाने लगी एनपीए में, in terms of values and ethical administration। अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एथिक्स बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। द कंडक्ट्स ऑफ सिविल सर्वेंट मस्ट बी मोरल कंडक्ट्स एंड अ सिविल सर्वेंट मस्ट बी अ मोरल एजेंट। वैल्यू बेस्ड सर्विसेज होना, उसके कंडक्ट वैल्यू बेस्ड होने चाहिए, उसे मोरल एजेंट की तरह काम करना चाहिए। दिस वाज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीज कॉमन पीपल एज कस्टमर्स और क्लाइंट्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर जो पहले बात होती थी मास्टर्स एंड स्लेव की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर्स हैं और कॉमन पीपल उनके स्लेव हैं। मास्टर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वेंट्स हैं या स्लेव्स हैं उनके क्लाइंट्स। अब यहाँ पर कहा जाने लगा कि जो कॉमन पीपल हैं, जो जिनके ट्रस्टीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर कस्टमर्स, दे आर क्लाइंट्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर शुड प्रोवाइड द सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। उन्हें अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर सर्विस बेस्ड हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। तो एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस बेस्ड एथिक्स की बात हुई। अब सर्व करने के लिए किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को अगर रियल सर्वेंट बनना है तो उसको अपने अंदर ही हैज़ टू इनकलकेट सर्टेन वैल्यूज, ही हैज़ टू इनकलकेट विजडम, विजन, मिशन, वैल्यूज, उसको अपने अंदर इनकलकेट करना होगा। तब वो जाकर कॉमन पीपल को अपना कस्टमर या क्लाइंट समझ सकता है और उन्हें इफिशिएंटली सर्व कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेकंड कंपोनेंट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दिस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्लाइंटलशिप ऑफ कॉमन पीपल। It also talks about reinventing government. Actually, this concept of reinventing government has been given by David Osborne and Ted Gabler. David Osborne और Ted Gabler की बुक है Reinventing Government। उसमें ये गुड गवर्नेंस पर फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हमें गुड गवर्नेंस लेकर आना है। अब गुड गवर्नेंस एथिक्स हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आप देखते हैं कि करंट न्यूज़ में आप समझते हैं कि गुड गवर्नेंस पे फोकस करते हैं। जो भी मैनिफेस्टो होता है पार्टीज़ का, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, दे टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस। इसी गुड गवर्नेंस को आगे आईटी एनेबल्ड गवर्नमेंट को हम ई गवर्नेंस के फॉर्म में देखते हैं। जब गुड गवर्नेंस को आईटी एनेबल्ड कर देते हैं तो दैट गुड गवर्नेंस कन्वर्ट्स इनटू
e-governance, and by the tools of information technology we can determine good governance in the society in the field of public administration. तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का एवोल्यूशन हुआ है. नेक्स्ट, ethical concerns in governance. So I have explained role of ethics in public administration, then I have explained evolution of ethics in public administration. I have also explained the recent trend of ethics in public administration जो हम good governance, reinventing government और e-governance के फॉर्म में देखते हैं. तो एथिकल कंसर्न्स कौन से हैं जिन्हें एड्रेस करने के लिए एथिकल एवोल्यूशन हुआ है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये मेजर जो कंसर्न है, दीज कंसर्न्स आर मोर और लेस कांस्टेंट. ये कांस्टेंट हैं, चाहे हम इनकी बात करें आज से 1000 साल पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हों या आज इनकी हम बात करें, ये कांस्टेंट हैं कंसर्न्स. इनमें पहला है रूल्स, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. यस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह के होने चाहिए, किस तरह का एथिक्स हमें बनाना होगा ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, दे कैन एक्ट इन अ राइट डायरेक्शन, वो सही दिशा में एक्शन ले सकें. कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के जो एक्शंस होते हैं वो एक्शन इसलिए मिसकंडक्ट के फॉर्म में देखे जाते हैं क्योंकि उन्हें उनका नॉलेज ही नहीं होता है कि मैं कोई गलत एक्शन ले रहा हूँ. तो ये रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज इस तरह के होने चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पर बहुत सारे चेक एंड बैलेंस इम्पोज हो सकें. अब ये रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से होंगे हम आगे समझेंगे. ये कई तरह से हो सकते हैं, स्ट्रिंजेंट फॉर्म में हो सकते हैं या वैल्यूज़ के इनकल्केशन के फॉर्म में हो सकते हैं. वैल्यू इम्पार्ट कर सकते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को. इसका मतलब है कि हम इंटरनल चेक इम्पोज कर सकते हैं, या हम अगर एक्सटर्नल चेक इम्पोज करें तो हम स्ट्रिंजेंट लॉज बनाएंगे, कंडक्ट रूल्स काफ़ी रिजिड बना देंगे. तो ये इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं. यस, डिस्क्रिशनरी पावर, दिस इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न. एवरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ सम पावर्स विच आर बेस्ड ऑन हिज डिस्क्रिशन, हिज और हर डिस्क्रिशन. उसके डिस्क्रिशन पर बहुत सारे पावर्स होते हैं जो कहीं भी रूल बुक में मेंशन नहीं होते. और एवरी पॉलिसी हैज़ सम लूप होल्स. हम कितना भी प्रयास कर लें, पॉलिसी में कुछ ना कुछ लूप होल्स हमेशा रह जाते हैं. तो इन लूप होल्स या जहाँ पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को गाइडलाइंस नहीं मिलती, एब्सेंस होता है गाइडलाइंस का, तो वहाँ पर ये डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करते हैं. और इन डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एथिक्स वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, इंटीग्रिटी पर बेस्ड होना चाहिए. तो ये एथिक्स किस तरह से इवॉल्व होंगे इसे हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स. प्रेसिडेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जब रेडीमेड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मिलते हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर को एंड ही हैज़ टू डिसाइड सम मैटर, उसे कोई मैटर डिसाइड करना है, तो ही लुक्स इनटू द प्रेसिडेंट्स. प्रेसिडेंट्स मतलब कि पीछे किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने उस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लिया है. तो ये प्रेसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इन प्रेसिडेंट्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसके लिए किस तरह से विज़न हमें एस्टेब्लिश करना है अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स में, ये हम देखेंगे अभी आगे. नेक्स्ट इज कोर वैल्यूज. यस, दीज कोर वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट की लाइफ में ये कोर वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि किसी भी सिविल सर्वेंट के एक्शंस उसकी कोर वैल्यू डिसाइड करती है. इफ ए पर्सन इज हैविंग वेरी साउंड इंटीग्रिटी, दैट पब्लिक सर्वेंट विल बिहेव इन राइट मैनर. यस, तो वो हमेशा सही काम करेगा अगर उसकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट है. पब्लिक सर्वेंट में फियरलेसनेस होना चाहिए, किसी भी तरह का डर उसके अंदर नहीं होना चाहिए. कई बार इस तरह के डिसीजन लेने होते हैं कि आपको बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का फियर होता है. तो ये फियरलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वर्च्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, वैल्यू है. इसे हम सेपरेट टॉपिक है ये, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज करेज ऑफ कन्विक्शन, फेथफुलनेस, फियरलेसनेस. यस, आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज ऑलरेडी.
नेक्स्ट, यस, अब मैंने ये तो बताया आपको कि हाउ दिस एथिक्स इज इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट नाउ I will discuss different approaches for determining these ethics in the field of public administration. ये अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, हमने मान लिया कि एथिक्स के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड होना चाहिए, जो गुड को इंक्रीज करे, बैड को डिक्रीज करे। तो अप्रोच क्या अप्लाई करें, किस तरह की अप्रोच अप्लाई करें? तो वो अप्रोच को 3 तरह से देखा जाता है। डिफरेंट कंट्रीज इन अप्रोच को डिफरेंट फॉर्म में देखती हैं, लेकिन बेसिकली फंडामेंटली दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। एक और चौथा टाइप बताया जाता है जिसे इंटीग्रिटी अप्रोच कहते हैं या इंटीग्रल अप्रोच कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फ्यूजन अप्रोच का ही पार्ट है। तो इसे मैं 3 पार्ट्स में ही देखता हूँ, लो रोड अप्रोच, हाई रोड अप्रोच एंड फ्यूजन अप्रोच। तो ये 3 अप्रोच हैं जो एथिक्स की स्टडी में मदद करेंगी, हेल्प करेंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में। ये किस तरह से इन अप्रोच को देखा जाता है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। फर्स्ट इज लो रोड अप्रोच। लो रोड अप्रोच क्या है? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लो रोड अप्रोच, इट इज अबाउट सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स बियॉन्ड विच अ पब्लिक सर्वेंट्स कंडक्ट शुड नॉट फॉल। यह मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात करता है। ये कहता है कि एटलीस्ट इतने स्टैंडर्ड को तो फॉलो करना ही है पब्लिक सर्वेंट्स को। इफ दे डू नॉट फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स, सो देयर मस्ट बी सम प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट्स। कुछ दंड के प्रावधान किए जाने चाहिए अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर सकता है। तो मैं इसे एक आपको समझाने के लिए एक डायग्राम यहां पर बनाता हूं कि किस तरह से लो रोड अप्रोच को एग्जीक्यूट किया जाता है। कोई भी सिविल सर्वेंट्स बहुत सारे एक्शंस ले सकता है, माल प्रैक्टिसेस कर सकता है, बिकॉज ही हैज सफिशिएंट स्कोप ऑफ माल प्रैक्टिसेस, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी। तो ये माल प्रैक्टिसेस को लो रोड अप्रोच से किस तरह से हम चेक कर सकते हैं? तो यहां पर पनिशमेंट का प्रोविजन किया जाता है, दंड का प्रावधान किया जाता है। इस तरह से नियम बनाए जाते हैं जो पनिशमेंट का प्रोविजन करते हैं, पिनलाइज करने का प्रोविजन करते हैं सिविल सर्वेंट्स को। तो पनिशमेंट और पेनल्टी का प्रोविजन किया जाता है। इसके साथ ही यहां पर पनिशमेंट कौन देगा या उसके कंडक्ट पर सुपरविजन कौन रखेगा? सो वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी which is said as vigilance। तो यहां पर विजिलेंस का प्रोविजन किया जाता है। तो आपने सुना होगा विजिलेंस का प्रोविजन किया जाता है। तो जब ये पनिशमेंट और पेनाल्टी का प्रोविजन करके, विजिलेंस का प्रोविजन करके यहां पर लो रोड अप्रोच के अंतर्गत हम डिजायर्ड कंडक्ट को अचीव करने का प्रयास करते हैं। सो अंडर लो रोड अप्रोच we make some provisions of punishments, penalties. Sometimes these punishments may be very harsh and sometimes may be very mild, and these punishments and the conduct of civil servants, public servants are supervised by the external agency, that is vigilance, और हम डिजायर्ड कंडक्ट को आउटपुट के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज लो रोड अप्रोच, वेरी बेसिक क्लासिकल अप्रोच। सो यहां पर मैं यह समझाने की बात कर रहा हूं कि यहां मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए कि अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो आपको पनिश किया जाएगा, या हो सकता है कि आपको सेवा से पृथक कर दिया जाए, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। नेक्स्ट, इस तरह के प्रोविजंस के बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है कि अंडर लो रोड अप्रोच वी ट्राई टू बेंड द सिविल सर्वेंट्स अंडर द फियर ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट। हम उसे फियर ऑफ पेनल्टी के अंदर इतना झुका देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं
कि वो फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेता फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी के लिए वो फिर केवल रूल्स रेगुलेशंस को मानता है, वो कोई डिसीजन नहीं लेता, अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसे पिनलाइज किया जा सकता है और विजिलेंस के अंतर्गत उसके प्रैक्टिसेस को लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन स्थितियों में दैट सिविल सर्वेंट कैन नेवर बी अ मोरल एजेंट, उसे मोरल एजेंट बनने में बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जब तक एक्स्ट्रा एंथुसियाज्म नहीं हो उसमें, तब तक वो मोरल एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। तो दिस लो रोड अप्रोच डजंट एस्केलेट द पर्सनैलिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एज अ मोरल एजेंट। नेक्स्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इसका है, इट मेक्स एन इमेज एज अंडर कॉन्फिडेंट, रिसोर्सलेस, शैकल्ड, पावरलेस एंड ऑफिस बॉय इमेज ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो हम देखते हैं जनरली कि मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स दे वर्क एज एन अंडर कॉन्फिडेंट बाबू, रिसोर्सलेस पीपल, शैकल्ड, पावरलेस ऑफिस बॉय। आते हैं ऑफिस, आते हैं 10 बजे ऑफिस आएंगे, 6 बजे अपना काम किया चले गए। उनका कोई विज़न नहीं होता, उनका कोई मिशन नहीं होता, उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पेनल्टी के, पनिशमेंट के डर से भी अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाते। इट डिटेरियोरेट्स द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मोरल हाइनेस। ऑब्वियसली इट विल डिटेरियोरेट द सेल्फ रिस्पेक्ट। जब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, हमेशा डर के एनवायरनमेंट में काम करेगा, तो उसकी जो मोरल हाइनेस है, उसकी मोरल हाइनेस दैट विल नॉट इंक्रीज। वो मोरल हाइनेस कभी भी बढ़ नहीं पाएगी। तो ये लो रोड अप्रोच है। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं हाई रोड अप्रोच। यस, हाई रोड अप्रोच, it is based on social equity and new public administration. As I told earlier about new public administration में हम कॉमन सिटीजन्स को क्लाइंट्स मानते हैं, कस्टमर्स मानते हैं। तो जब कॉमन सिटीजन्स को हम कस्टमर मानेंगे, तो यहाँ पर सोशल इक्विटी पर बेस्ड होगा ये अप्रोच, और कस्टमर्स या क्लाइंट्स के तौर पर हम सिटीजन्स को देखेंगे। इट टॉक्स अबाउट 3 E's, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। यह इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी पर फोकस करता है हाई रोड अप्रोच। इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जैसे कि हाइपरबोलिज्म, एग्जैजरेशन। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, they see themselves as moral agents, people having very high moral qualities, और वो दूसरे जो लोग हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उन्हें लगता है कि ये सारे के सारे उनके नीचे हैं, क्योंकि वो मोरल एजेंट्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते। दे डोंट हैव कैपेसिटी टू एक्ट लाइक अ मोरल सिविल सर्वेंट। तो यहाँ मोरल हाइपरबोलिज्म मोरल सिनिसिज्म को जन्म देता है। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, हाई रोड अप्रोच को जो फॉलो करते हैं, वो फिर सभी दूसरे सिविल सर्वेंट्स को या दूसरे लोगों को देखने, इमोरल पीपल की तरह देखने लगते हैं। तो यहाँ पे मोरल सिनिसिज्म का जन्म होता है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि एरिस्टोटल कहते हैं, वर्च्यू इज बोथ अ काइंड ऑफ नॉलेज एज वेल एज अ काइंड ऑफ हैबिट। तो हाई रोड अप्रोच में सिर्फ वर्च्यू को नॉलेज की तरह नहीं लिया जाता है, यहाँ पर इसे हैबिट के फॉर्म में इनकलकेट करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर हम हाई रोड अप्रोच की बात करें, तो इसे अगर हम देखें, तो किसी भी सिविल सर्वेंट्स के जो माल प्रैक्टिसेस हैं, उनको चेक करने के लिए मिशन, विजन एंड वैल्यूज आर इनकलकेटेड। मिशन, विजन, वैल्यूज। तो वहाँ पर जो पेनल्टी और पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया था, यहाँ पर मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का, ट्रेंड करने का, एथिकल ट्रेनिंग देने के प्रोविज़न किए जाते हैं। तो वहाँ पर वो एक्सटर्नल चेक थे, ये इंटरनल चेक की तरह काम करते हैं। दीज आर इंटरनल चेक्स।
वहाँ हमने देखा था कि विजिलेंस का प्रोविज़न होता है, यहाँ पर विजिलेंस का प्रोविज़न नहीं किया जाता है बल्कि एजुकेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर मिशन विज़न एंड वैल्यूज़ को इम्पार्ट करने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग का प्रोविज़न किया जाता है। अब आप देखेंगे कि इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिसेंट ट्रेंड आ रहा है, एथिक्स की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इवन एक पूरा का पूरा पेपर मेंस एग्जामिनेशन में सिविल सर्विस में एथिक्स का पेपर रख दिया गया है। तो ये हाई रोड अप्रोच का ही एक एग्जाम्पल है। हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हाई रोड अप्रोच को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हम डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करते हैं। तो यहाँ पर हाई रोड अप्रोच लो रोड अप्रोच से इस तरह से डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज आफ्टर हाई रोड अप्रोच, थर्ड अप्रोच इज फ्यूजन अप्रोच। फ्यूजन अप्रोच में लो रोड अप्रोच और हाई रोड अप्रोच के परफेक्ट ब्लेंड को लिया जाता है। दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लो रोड एंड हाई रोड अप्रोच। In fusion approach, we also make provisions of punishments, penalty. We make provisions of vigilance mechanism. Vigilance भी होता है यहाँ पर वैल्यूज़ को भी इनकलकेट करने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया जाता है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए। तो ये फ्यूजन अप्रोच, लो रोड अप्रोच और हाई रोड अप्रोच का ब्लेंड है। Now, I will discuss the comparison of different approaches of ethics in public administration. तो यहाँ पर एक comparative chart है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से लो रोड अप्रोच, हाई रोड अप्रोच और फ्यूजन अप्रोच अलग अलग देखी जा सकती हैं। So in under low road approach, focus is on compliance. Compliance पर फोकस होता है। जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उनको फॉलो कराने पर ज़्यादा फोकस होता है। वहीं हाई रोड अप्रोच में इंटीग्रिटी पर फोकस होता है, वैल्यूज़ पर फोकस होता है। तो हम मिशन और विजन को बताते हैं पब्लिक सर्वेंट्स को, उनकी इंटीग्रिटी को साउंड बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन के प्रोविज़न करते हैं। एंड इन फ्यूजन अप्रोच बोथ कंप्लायंस एंड इंटीग्रिटी बोथ आर imparted in under fusion approach. Next is trait. Yes, जैसा कि मैंने बताया था अंडर लो रोड अप्रोच वी मेक प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट्स, पेनल्टी। तो यहाँ पर हम डिसिप्लिनरी एक्शंस की बात करेंगे, लीगल एक्शंस की बात करेंगे। तो ये लो रोड अप्रोच इज लीगल अप्रोच। ऑन द अदर हैंड हाई रोड अप्रोच इज नॉर्मेटिव अप्रोच। ये लीगल नहीं है, नॉर्मेटिव है, नॉर्म्स की तरह बना देते हैं। यहाँ पर कोई रूल बुक नहीं होती है, यहाँ पर नॉर्म्स बना दिए जाते हैं कि इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखना है, फियरलेसनेस रहना है, करेज ऑफ कन्विक्शन, आपको डिसीजन लेने हैं, पब्लिक को क्लाइंट की तरह देखना है, अपने पब्लिक को सर्व करना है। तो ये नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, यहाँ कोई लीगैलिटी नहीं होती। जबकि फ्यूजन अप्रोच में लीगैलिटी और नॉर्म्स दोनों की बात की जाती है। हम इनकी अगर रिजल्ट की बात करें लो रोड अप्रोच की और हाई रोड अप्रोच के, तो रिजल्ट लॉफुल कंडक्ट के फॉर्म में देखते हैं हम। ए पब्लिक सर्वेंट एक्ट्स इन अ लॉफुल मैनर इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट और आउटकम ऑफ हिज ड्यूटी। उसके जो कर्तव्य हैं, उसके क्या आउटकम हुए, उससे कोई लेना देना नहीं। वो लॉ को फॉलो करता रहेगा, नॉर्म्स को फॉलो करता रहेगा, तो वो लॉफुल कंडक्ट तो करेगा, लेकिन उसका कंडक्ट एथिकल है या नहीं इस पर वो नहीं देखेगा। उसके आउटपुट पब्लिक के फेवर में है या नहीं इसकी बात नहीं करेगा वो। हाई रोड अप्रोच में एथिकल कंडक्ट की बात की जाती है रिस्पेक्टिव ऑफ द लीगैलिटी। यहाँ लॉ की बात नहीं की जाती है, ये देखा जाता है कि कंडक्ट एथिकल है या नहीं। फ्यूजन अप्रोच में दोनों चीज़ें ली जाती हैं, लीगैलिटी और एथिक्स बोथ। टूल्स लो रोड अप्रोच में जो टूल्स हैं वो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हाई रोड अप्रोच में मिशन, विजन, वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स, ये टूल्स हैं इसके। फ्यूजन अप्रोच में दोनों को टूल्स के फॉर्म में लिया जाता है। ट्रेनिंग
इन लो रोड अप्रोच पेडागोजिकल फॉर्म में ट्रेनिंग दी जाती है। पेडागोजिकल का मतलब है कि स्कूलिंग टाइप की जाती है, बैठा के वर्कशॉप की जाती है, लेक्चर्स किए जाते हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं और पढ़ाया जाता है कि भाई ये नियम है, ये लॉ हैं, अगर इन्हें आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें ये पेनल्टी है, इसमें इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो ये पनिशमेंट के प्रोविजंस हो सकते हैं। वहीं हाई रोड अप्रोच में एंड्रोगोजिकल है, इसमें आपकी वैल्यूज़ को नर्चर किया जाता है, आपके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट की जाती हैं। फ्यूज़न अप्रोच में दोनों तरह की अप्रोच ली जाती है। तो ये एक कंपैरिजन है डिफरेंट अप्रोचेस का। नेक्स्ट पार्ट इज मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड in year 2019 one question has been asked from this topic in mains examination. So these four management aspects of ethics in public administrations are known as ethical minimum maximum continuum. इसे ethical minimum maximum continuum के फॉर्म में देखा जाता है। मिनिमम मैक्सिमम का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ मिनिमम मैक्सिमम कॉन्टिन्यूम का मतलब है कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लो रोड अप्रोच एंड हाई रोड अप्रोच आर टू अपोजिट एक्सट्रीम्स। तो दो अपोजिट एक्सट्रीम्स हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से। यहाँ पर अगर मैं लो रोड अप्रोच को एथिकल मिनिमम की बात करूँ, वहाँ पर एथिक्स की बात नहीं, लीगैलिटी की बात होती है, वैल्यूज़ की बात नहीं होती, तो वो मिनिमम है अगर लो रोड अप्रोच। तो हाई रोड अप्रोच मैक्सिमम है, जहाँ पे केवल वैल्यूज़ की बात की जाती है और पनिशमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं किया जाता, इंटरनल चेक लगाया जाता है। यहाँ पे एक्सटर्नल चेक लगाया गया है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम कॉन्टिन्यूम के अंदर हम इन चार तरह के मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट इज एथिकल मिनिमम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा जो एथिकल मैनेजमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लायंस एंड इंटीग्रिटी। हमने देखा था कि लो रोड अप्रोच में पूरी तरह से कंप्लायंस पर फोकस किया गया था, हाई रोड अप्रोच में पूरी तरह से इंटीग्रिटी पर फोकस किया गया था। तो एथिकल मिनिमम का मतलब है कि कंप्लायंस को मैक्सिमम रखना है, वहीं इंटीग्रिटी को मिनिमम रखा जाता है। कंप्लायंस मैक्सिमम है जबकि कंप्लायंस को लो कंप्लायंस लो इंटीग्रिटी, लो कंप्लायंस मिनिमम इंटीग्रिटी, मिनिमम कंप्लायंस मिनिमम इंटीग्रिटी, दैट इज एथिक्स मिनिमम। दोनों ही मिनिमम है, ना कंप्लायंस है ना इंटीग्रिटी है। कंप्लायंस का मतलब है कि यहां पर कोई भी स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं है। इंटीग्रिटी मिनिमम है, मिशन विजन वैल्यूज की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे किसी भी तरह की एथिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, दैट इज एथिकल मिनिमम। नेक्स्ट इज एथिक्स मैनेजमेंट। देखिए ये दो टर्म्स हैं, एथिक्स मैनेजमेंट एंड एथिकल मैनेजमेंट, दोनों में माइनर डिफरेंस है। एथिक्स मैनेजमेंट की अगर हम देखें, एथिक्स मैनेजमेंट, तो एथिक्स मैनेजमेंट में एक्सटर्नल चेक लगाया जाता है, स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं, हायर कंप्लायंस कराया जाता है। तो कंप्लायंस मैक्सिमम है, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे क्योंकि हमें एथिक्स का मैनेजमेंट करना है, एथिक्स को डिटरमिन करना है। वहीं एथिक्स मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी थ्योरेटिकल इंटीग्रिटी होती है, ना कि प्रैक्टिकल इंटीग्रिटी। थ्योरेटिकल इंटीग्रिटी का मतलब है कि थ्योरेटिकल इंटीग्रिटी का मतलब है कि प्रैक्टिकली वो इंटीग्रिटी फॉलो हो रही है या नहीं, इस बात पर विचार नहीं किया जाता। ये देखा जाता है कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से इंटीग्रिटी उसकी अगर डाउटफुल नहीं है तो वो ठीक है। नेक्स्ट इज एथिकल मैनेजमेंट। एथिकल मैनेजमेंट
अब देखिए दोनों सिमिलर टर्म्स हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एथिकल मैनेजमेंट में कंप्लायंस मिनिमम हो जाता है, मिनिमम कंप्लायंस, रूल्स रेगुलेशंस, मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वहीं इंटीग्रिटी और वैल्यूज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इंटीग्रिटी और वैल्यूज पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये माना जाता है कि वंस अ पब्लिक सर्वेंट इज ट्रेन्ड इन mission vision values, he has inculcated mission vision values, इंटीग्रिटी उसकी साउंड हो चुकी है तो मैक्सिमम इंटीग्रिटी पर है, कंप्लायंस मिनिमम है, तो वहाँ पर एथिकल मैनेजमेंट होगा। यहाँ पर एथिक्स मैनेजमेंट और एथिकल मैनेजमेंट में यह डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एथिक्स मैक्सिमा। एथिक्स मैक्सिमम, एथिक्स मैक्सिमम में कंप्लायंस भी बहुत हाई लेवल पर होता है, वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और इंटीग्रिटी को भी मैक्सिमम लेवल पर रखा जाता है। तो एथिक्स मैक्सिमम में कंप्लायंस और इंटीग्रिटी दोनों ही मैक्सिमम लेवल पर होते हैं। नाउ वी कैन सी दैट डिफरेंट कंट्रीज हैव अडॉप्टेड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स। कुछ ने एथिकल मिनिमम को फॉलो करते हैं, कुछ एथिक्स मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, एथिकल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, कुछ एथिक्स मैक्सिमम को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पर किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप इन चारों एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्रीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस में कंप्लायंस ज़्यादा है, किस में इंटीग्रिटी ज़्यादा है और कौन किस तरह के एस्पेक्ट को फॉलो करता है। तो यहाँ तक हमने एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फंडामेंटल समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें इलेबोरेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल को एक ना एक क्वेश्चन आता है। थैंक यू।